A very healthy and warm good evening to all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Today I am present with a very specific topic in mathematics, in special geometry. The topic is circle. So let's begin. आइए दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो टॉपिक है सर्कल, यानी जिसे आप अपनी भाषा में वृत्त कहते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और इस टॉपिक के एक एक एलिमेंट्स, यानी कि ज्योमेट्री में जो सर्कल में खास करके एप्लीकेशन यूज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे और इसे पूरी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। आइए सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलें, यानी कि अगर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीन बाय सर्कल, यानी सर्कल क्या है, यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं वृत्त, यानी वृत्त क्या है। तो सबसे पहले इसके आंसर को जानने के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यानी एक सर्कल पे एक फिगर प्लॉट करूंगा, यानी ड्रॉ करूंगा, और फिगर के आधार पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि सर्कल क्या है। अगर मैं किसी समतल में, ये आपको व्हाइट बोर्ड जो दिखाई दे रहा है एक समतल है, यानी प्लेन है, और इस प्लेन में हम एक फिक्स पॉइंट ले लें और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस r ले लें, और उसके बाद अगर हम इसे चारों तरफ भ्रमण करा दें, यानी घुमा दें, रोटेट करा दें, जिसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो इस प्रकार से जो आकृति मिलेगी उसे हम वृत्त कहते हैं। यानी जो फिक्स पॉइंट है उसे आप सेंटर कह सकते हैं, और यहाँ से फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस है उसे हम r कहते हैं, यानी अपनी भाषा में आप इसे रेडियस कह सकते हैं, यानी इसे आप त्रिज्या कह सकते हैं हिंदी में। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसे आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर, या इसे आप केंद्र कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में सर्कल क्या है, और भी अलग तरीकों से जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी प्लेन में मैं ऐसा एक आकृति बना दूं तो एक सर्कल हो गया, लेकिन वास्तव में सर्कल का डेफिनेशन किन तरीकों से दिया जा सकता है उसे भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको आप सेंटर कह सकते हैं और फिक्स डिस्टेंस को आप r कह सकते हैं। यानी वृत्त का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि किसी समतल में वृत्त वह आकृति है जिसमें एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदु पथ के समूह को आप वृत्त कह सकते हैं। यानी कि आप इसका डेफिनेशन बिना याद किए आकृति की मदद से दे सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदु पथ के समूह को आप क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। बिल्कुल इजी वे में मैंने डेफिनेशन दे दिया और आप इसे आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। एक और डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सर्कल इज नथिंग बट अ लोकस, यानी सर्कल क्या है, एक बिंदु पथ है, यानी कि एक निश्चित बिंदु से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर यदि सारे पॉइंट्स के इर्द गिर्द घुमा दिया जाए इस फिक्स डिस्टेंस को, तो हमें जो आकृति मिलेगी उसे हम सर्कल कहेंगे। तो आइए डेफिनेशन देते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से समस्त एक निश्चित बिंदु से औचर दूरी, औचर दूरी का मतलब ऐसी दूरी जो बिल्कुल फिक्स्ड हो, यानी किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से औचर दूरी पर स्थित समस्त बिंदु पथ के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन आप लोग बिल्कुल क्लियर रूप में समझ पाए होंगे। आइए हम लोग ये देखते हैं कि वृत्त में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे हमें डिफाइन करना आवश्यक होगा और उसे हमें समझना भी आवश्यक होगा। तो आइए देखते हैं फिगर। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे जो ये मैंने एक निश्चित बिंदु लिया है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र। यानी मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे सेंटर और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग केंद्र। अगर इस फिक्स डिस्टेंस की बात की जाए, यानी इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग r कहते हैं प्रायः, और r का अर्थ होता है हिंदी में जिसे हम लोग आप लोग
या हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं। और त्रिज्या जो होता है उसे अर्धव्यास भी कह सकते हैं, यानी आर को आप लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इसे आप अर्धव्यास भी कह सकते हैं, अर्धव्यास, जिसे प्रायः यानी व्यास को डी से सूचित किया जाता है। अब हमें ये समझना है कि और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे हमें सर्कल में पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है और उसे जानना होता है, और इसके एप्लीकेशंस का यूज़ हमें प्रॉब्लम्स बनाने में करना होता है। आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो ये बिंदु पथ का समूह है उससे एक कर्व बन रहा है, और ये कर्व क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा, यानी वृत्त का परिमाप कहलाएगा। यानी ये कह सकते हैं हम कि जिन बिंदु पथ से वृत्त बना हुआ है और बिंदु पथ के जो समूह हैं वह एक सीधी रेखा होती है, अगर उसे हम काट दें तो सीधी रेखा हो जाएगी, अर्थात वृत्त की परिधि एक लंबाई मात्र है, और ये लंबाई वृत्त के बिंदु पथ का समूह है। तो आइए हम लोग इस बिंदु पथ के समूह के एक और नाम से नवाजते हैं, जिसका नाम है परिधि। यानी समस्त बिंदु पथ जो है, अगर इसे हम एक कर्व के रूप में यानी इस रूप में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका परिधि। बिल्कुल आसान, या इसी को हम लोग परिमाप भी कहते हैं। परिमाप का अर्थ होता है बाहरी घेरा, या इसका और एक नाम है परिसीमा। परिसीमा आप तीनों नामों से इसे नवाज सकते हैं यानी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे आसानी से। आइए देखते हैं और भी कुछ एलिमेंट्स। अगर हम लोग ये जितने बिंदु पथ का जो समूह है जिससे एक कर्व लाइन बना हुआ है, अगर इसके प्रत्येक पार्ट्स को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, ई से यहाँ एफ, यहाँ पे जी और यहाँ से एच, और इस तरह से इन भागों में इसे हम बांट दें, तो आप इसको प्रत्येक सेक्शन को यानी ए से बी वाले सेक्शन को आप क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। यानी कि आर्क यानी जिसे आप चाप कहते हैं हिंदी में, यानी प्रत्येक टुकड़ा, परिधि का प्रत्येक टुकड़ा एक चाप कहलाता है। एकदम आसान तरीका, यानी बिना याद किए हुए आप समझ सकते हैं, परिधि का प्रत्येक टुकड़ा एक चाप कहलाएगा। यानी ए भी चाप कहलाएगा, बी सी भी चाप कहलाएगा, सी डी भी चाप कहलाएगा, इसी प्रकार डी भी चाप कहलाएगा, ई एफ भी चाप कहलाएगा, एफ जी भी चाप कहलाएगा और जी एच, और इसी प्रकार से चापों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? एन। यानी कॉन्सेप्ट जो निकल रहा है उसे हमें समझना होगा विद द हेल्प ऑफ फिगर। यानी ज्योमेट्री में मैक्सिमम चीज़ें आप फिगर से समझने की कोशिश करें, ज्योमेट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक प्लेन में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट हो गया जिसे आप प्रायः क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस जिसे हम लोग प्रायः आर से नवाजते हैं, यानी ये त्रिज्या है। अर्थात वृत्त में कितनी त्रिज्याएँ हो सकती हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट मिला कि किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ होती हैं। आइए देखते हैं, अगला जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है, अगर एक पॉइंट हम यहाँ ले लें और एक पॉइंट यहाँ, चूँकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त जो है बिंदु पथ का समूह है, यानी प्रत्येक एक बिंदु से जुड़कर ये कर्व बना हुआ है। यानी कि एक और डेफिनेशन हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। यानी अगर दो बिंदु हम ले लें, एक बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर जो कि सेंटर है इसे हम ओ कहेंगे। अगर हम एक बिंदु से परिधि के एक अन्य बिंदु को स्पर्श कराएं, अगर ये केंद्र से होकर जा रही है रेखा यहाँ से, तो आप इस ए बी रेखा को आप कह सकते हैं, यानी ए बी रेखा खंड को आप कह सकते हैं कि ये व्यास है। यानी व्यास कोई रेखा तभी हो सकती है जब वो केंद्र से होकर गुजरे। ध्यान रखना है, कोई भी रेखा यदि वृत्त के दो परिधि के अंत बिंदुओं को स्पर्श करे तो व्यास तभी हो सकती है जब वह केंद्र से होकर जाए या केंद्र को स्पर्श करे। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग अक्सर थ्योरम में करते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी आप ए बी को क्या कह सकते हैं? ए बी को आप व्यास कह सकते हैं। ए बी को आप क्या कहेंगे? व्यास। और इस प्रकार से आप ये भी देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त में अनंत व्यास होंगे। हमेशा देखते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कराने की काम की जा रही है और हमेशा वो केंद्र से होकर पास हो रहा है। आप ध्यान देंगे, यानी कि एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आपके पास दो आंसर आया कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ होती हैं
एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं और साथ ही आप ये भी समझ पाए होंगे कि परिधि अनंत टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त में अनंत चाप भी होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और मैं कुछ अन्य पदों को यानी कि टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो केवल इसी फिगर पे मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ध्यान दें, ये एक सेंटर हो गया और मैं एक यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, एक यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ। ऐसे पॉइंट तो सारा है, आप देख पा रहे होंगे। सर्कल एक लोकस है जिसपे उसके सरकमफ्रेंस पे केवल पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन किया, ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो इससे कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, उसको हम लोग देखने की और सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑब्जर्वेशन में ये पाया होगा, अगर हम इसे ए बी कहें तो आप देखिए प्रत्येक जो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसे आप कहेंगे जीवा, यानी आप इसे कहेंगे कॉर्ड, यानी कि इसे कहेंगे जीवा। और यहाँ पर जीवा कौन कौन सा है, आप अगर इसे नाम दे तो ए बी कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं पी क्यू कर दे रहा हूँ, पी क्यू, ये ए बी है। अगर अगला ले ले तो सी डी कह सकते हैं, यानी सी डी भी क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। यानी जीवा एक लंबाई होती है और जो परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, ये व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। ये प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आप कह सकते हैं कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि इन द सर्कल डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं। अब थोड़ा एक बात और ऑब्जर्वेशन किया जाए तो और भी हमें कुछ बात पता चलेगा व्यास के बारे में। आइए देखते हैं। जो व्यास सबसे बड़ी है वो जीवा के सबसे पास है, यानी कि अगर हम व्यास को कहें तो वो केंद्र से क्वानसाइड होते हुए जाती है। यानी जैसे जैसे जीवा छोटी हो रही है वैसे वैसे केंद्र से दूर बढ़ती जा रही है। आप ध्यान दें, यानी जो सबसे छोटी जीवा है वह केंद्र से बहुत दूर है। यानी आप एक कॉन्सेप्ट और भी सीख पाए होंगे कि जो जीवा सबसे छोटी होती है वो केंद्र से सबसे दूर होती है और जो सबसे नज़दीक जीवा होती है वह बड़ी जीवा होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यास सबसे बड़ी जीवा है और वह सबसे नज़दीक है, यानी केंद्र से होकर पास करती है। तो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा जिसका एप्लीकेशन हम लोग थ्योरम में करते हैं। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आइए देखते हैं अन्य चीज़ों को। यानी कि अगर आप फिगर को देख रहे होंगे तो आप ये भी समझ पाए होंगे कि सर्कल में प्रायः आप सर्कल इस तरह से बनाने की कोशिश करें प्लेन में। आप देख पा रहे होंगे कि एक सेंटर है और यहाँ से फिक्स डिस्टेंस जिसे आप प्रायः आर से सूचित करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस सर्कल में दो पार्ट्स बन रहे हैं। कौन कौन सा, अगर आप इस पॉइंट्स को डिनोट करें, ये पॉइंट्स जितने भी आप दिख रहे हैं इस प्लेन में जो कि इस सर्कमफ्रेंस के अंदर है, इस सारे वाले अंदर भाग को हम लोग कहेंगे वृत्त का अभ्यंतर भाग। वृत्त का अभ्यंतर, अभ्यंतर का अर्थ ये होता है कि इंटीरियर साइड ऑफ द सर्कल। अगर आप रेड वाले पार्ट को लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सर्कल। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप इस ग्रीन वाले पॉइंट्स को ध्यान दें जो वृत्त के बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे या लोकेट हो रहे होंगे, प्रतीत हो रहे होंगे, तो आप इसको क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कह सकते हैं कि जो वृत्त में ये जो ग्रीन वाले पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं यानी कि हरे वाले बिंदु दिखाई दे रहे हैं, आप इसे कहेंगे वृत्त का बहिर्भाग, यानी वृत्त का बहिर्भाग, बहिर्भाग। और अगर आप लोग हमेशा अपने भाषा में यूज करते हैं कि अरे तुम बहरे हो क्या, यानी जब कोई दूर हो जाता है तो अक्सर हम लोग की बातों को नहीं सुन पाता है तो अक्सर हम लोग ये बात कहते हैं अरे तुम बहिर हो क्या, कि नहीं सुनाई दे रहा हो। इसका मतलब वो दूर है। तो थोड़ा ध्यान दें, ये जो ग्रीन वाला पार्ट्स है वो वृत्त के तल से थोड़ा दूर है, यानी इसको हम क्या कहेंगे बहिर्भाग, यानी आसान भाषा में इस चीज़ को समझना होगा। यानी कि एक बात और आपके सामने आया होगा कि कुछ दिन पहले जब डिजिटल
एरा आया हम लोग के लाइफ में, तो उसमें बहुत चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो थोड़ा दिन पहले, अगर 5-10 साल पहले जाइए, आज भी चल रहा है, हम लोग अक्सर डीवीडी का यूज़ करते हैं। एक डीवीडी प्लेयर होता है और एक डीवीडी डिस्क होता है, जिसको हम लोग चलाते हैं तो उससे वीडियो देख पाते हैं, कोई फिल्म देख पाते हैं या कोई भी प्रोग्राम देख पाते हैं। तो वो डिस्क जो होता है बिल्कुल सर्कल की तरह होता है, अर्थात आप इसको क्या कह सकते हैं, एक और नाम से आप इसको नवाज सकते हैं पूरे पार्ट्स को, यानी इसको आप कह सकते हैं सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क यानी एक चीज़ और आपको जवाब मिला, यानी वृत्ताकार प्रदेश कह सकते हैं इसे, यानी सर्कुलर रीजन भी कह सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि सर्कुलर डिस्क में केवल अभ्यंतर भाग ही होंगे, यानी अंदरूनी वाले पॉइंट्स गिने जाएंगे, बाकी वाले बाहर वाले बहिर्वृत्त का बहिर्भाग का कोई पॉइंट्स नहीं काउंट होगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। कुछ नोटेशंस जिसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं कुछ नोटेशंस। जैसे नोटेशंस का अर्थ होता है कि वृत्त में यानी ज्यामिति में कुछ एब्रिविएशंस यूज़ किए जाते हैं, खास करके सर्कल के ऊपर, तो उन कुछ चीज़ों को समझना है। पहला है सर्कल सेंटर ऑफ ओ रेडियस ऑफ आर। आप इसे कैसे रीड आउट करेंगे? सर्कल सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ऑफ आर। सर्कल सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ऑफ आर्क। ध्यान दे दूसरा, अगर ऐसा दिखाई दे आपको, अगर ऐसा दिखाई दे तो आप इसे कहेंगे आर्क ऑफ ए बी। आर्क ऑफ ए बी, यानी आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? चाप ए बी। चाप ए बी। तो चाप को भी हम दो तरीके से लिखना सिखाएंगे, थोड़ा सा आगे हम लोग पहले एब्रिविएशन को समझ लें। तीसरा इसका है सॉरी, अगर आपको ऐसा दिखाई दे CHO और आपको ए बी दिखाई दे कुछ ऐसा, तो आप इसे कहेंगे जीवा ए बी। जीवा ए बी। यानी इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार यूज़ होते हैं सर्कल के थ्योरम बनाने में, तो आपको अगर समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। पढ़ने का तरीका ध्यान दें। सर्कल सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ऑफ आर। वंस अगेन, सर्कल सेंटर ऑफ ओ एंड रेडियस ऑफ आर। यानी सी एक वृत्त है जिसकी केंद्र यानी जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है। आप इसे भी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, केवल फिगर को समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए बिना याद किए हुए। आप एक फिक्स पॉइंट ले लें जिसे आप सेंटर कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे। फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये फिक्स डिस्टेंस जिसे आप R कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें चाप के बारे में। अगर मैं ए बी यहाँ से ले रहा हूँ, ये भी यहाँ से कट रहा हूँ, तो दो तरीके से देखेंगे। अगर यहाँ से देखें तो आप इसको आप कहेंगे लघु चाप। लघु चाप, जिसको आप मीनर आर्क कह सकते हैं। लघु मतलब छोटा, मीनर आर्क, इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मीनर आर्क। और थोड़ा ध्यान दें, इसको इस ऑर्डर में मैंने लिया। अगर आप इस ऑर्डर में ले, अगर आप इसको इस ऑर्डर में लें, इस ऑर्डर में, तो आप ऐसे ले अगर आप, तो इसी को क्या कहेंगे आप? मेजर आर्क, यानी मेजर आर्क। मेजर आर्क क्यों? क्योंकि ये बृहत चाप है। बृहत चाप, आप इसे बृहत चाप भी कह सकते हैं। किताबों में दीर्घ चाप भी लिखा हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। दीर्घ चाप, यानी इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं दीर्घ चाप को और चाप को। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सर्कल में या सर्कुलर पार्ट में हम लोग दो तरीके से डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा ध्यान दें, अगर आप दीर्घ चाप को लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ BA, ऐसे, यानी सॉरी यहाँ पे कॉर्ड नहीं कहा जाएगा, आर्क ऑफ BA। इसे आप क्या कहेंगे? आर्क ऑफ BA। अगर आप ऐसे भी लिखा रहता तो आर्क न भी लिखें तो चलेगा, आर्क ऑफ BA, यानी कि चाप BA। और जब भी रिवर्स ऑर्डर में हो तो आप समझ जाएंगे कि ये दीर्घ चाप के लिए लिखा गया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट सर्कल का। सबसे पहले एक सर्कल हम बनाते हैं प्लेन में। यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे हम लोग सेंटर कहते हैं, यानी O से डिनोट करेंगे। आइए देखते हैं, सर्कल को हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, ध्यान देना है। अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर A ले लें और एक पॉइंट हमें यहाँ पर B ले लें, तो अगर हम एक जीवा को यहाँ पर
खींचते हैं एक जीवा को, तो ये वृत्त आपको दो भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि चाप से हमने आपको दिखाया कि चाप दो तरह के होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये लघु चाप कहलाएगा और बी से ए दीर्घ चाप कहलाएगा। ध्यान दें, यानी अगर आप इसको ऐसे ध्यान दें तो ए से बी आपको ये लघु चाप कहलाएगा, इसको आप कहेंगे लघु चाप, लघु चाप। और वही अगर आपको बी से ए कहा जाए, यानी यहाँ से देखा जाए, यानी ऐसे ऐसे, तो आप इसको क्या कहेंगे? दीर्घ चाप, यानी इसको आप कहेंगे मेजर आर्क। ध्यान दे पा रहे होंगे, यानी आप इसे हिंदी में कहेंगे दीर्घ चाप। अब उसी प्रकार से अगर हम उसमें ध्यान दें तो एक जीवा जो है वो छोटी जीवा है, तो छोटी जीवा क्या करती है? इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। यानी अगर इस लाल वाले प्रदेश को आप देखें तो इसको हम लोग कहेंगे ये एक वृत्तखंड हो गया, यानी ये वाला टुकड़ा वृत्तखंड कहलाएगा। पहले तो ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड का अर्थ ये हुआ वृत्त का खंड यानी वृत्त का टुकड़ा। लेकिन आप देखिए ये जो टुकड़ा जो है वो छोटा है। और थोड़ा ऊपर की ओर ध्यान दें, अगर हम लोग इस प्रदेश को ध्यान दें, ये ग्रीन वाले प्रदेश को, तो आप देखेंगे कि वृत्त का बड़ा टुकड़ा है। तो आप इस प्रदेश को क्या कहेंगे? इस प्रदेश को आप आसानी से कह सकते हैं हरे वाले को कि ये है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। पहले तो ये वृत्तखंड है, लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट। यानी आप इसे कहेंगे छोटे वाले टुकड़े को कि अब ये छोटा है तो इसे आप कहेंगे लघु वृत्तखंड, यानी इसको कहेंगे मीनर सेगमेंट। पहले ये सेगमेंट था, लेकिन छोटा होने के कारण मीनर सेगमेंट हो गया। पहले ये भी एक सेगमेंट है, लेकिन बड़ा होने के कारण क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। आप इसे आप मेजर सेगमेंट कह सकते हैं। यानी कि परिभाषा न याद करें बल्कि समझें और लिखें। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी वृत्त में जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती, बराबर नहीं, दो भागों में बांटती है। पहला लघु खंड में यानी लघु वृत्तखंड में, और ऊपर वाला यानी जो बड़ा है उसे दीर्घ वृत्तखंड में। एक और कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को ध्यान दें, लघु चाप से और जीवा से बनने वाला खंड लघु खंड होगा यानी लघु वृत्तखंड, और दीर्घ चाप से और जीवा से बनने वाला खंड जो होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। बिल्कुल याद हो गया होगा आसानी से। आइए देखते हैं ये जीवा और चाप क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें फिगर पे, केवल फिगर समझना है और देखिए आप वृत्त को आसानी से समझ पाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं फिक्स पॉइंट है जिसे आप क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ओ को मैं बगल में बना रहा हूँ ताकि कोई चीज़ हमें लिखने पढ़ने में आसानी होगी। ध्यान दें, ये जो सरकमफ्रांस है यानी ये सेट्स ऑफ पॉइंट्स है, यानी इस पर ये बिंदु पथ है। आप इसको अच्छे से ध्यान दें। अगर हम एक पॉइंट यहाँ से ले, एक पॉइंट यहाँ से ले, जो मतलब कि सेंटर से होके पास करें, यानी ए बी, यानी आप देख पा रहे होंगे कि जो व्यास ए बी है, आप ध्यान दें, व्यास जो ए बी है वो वृत्त को दो भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में। यानी कि आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? आप यहाँ रेड वाले पार्ट को क्या कहेंगे? यानी व्यास से जो क्षेत्र बन रहा है इस भाग को कहेंगे अर्धवृत्त। अर्ध क्यों? क्योंकि आधा, यानी इसी को आप कहेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल डेफिनेशन बिल्कुल याद हो चुका होगा। कैसे? सेमी का मतलब आधा और सर्कल माने वृत्त। यानी कि व्यास वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि व्यास के दो बराबर भागों में बांटने से वृत्त जो है अर्धवृत्त में तब्दील हो जाता है, या दो अर्धवृत्त में तब्दील हो जाता है। ये पहला वाला अर्धवृत्त और ये दूसरा वाला अर्धवृत्त, यानी दो अर्धवृत्तों को जोड़ने से एक वृत्त बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन क्या होगा? सरकमफ्रांस ऑफ द सेमी सर्कल। यानी जब हम दो अर्धवृत्त को अलग अलग जोड़ें तो उसके परिधि में और मूल वृत्त के परिधि में एक मामूली सा अंतर आएगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक चाप, समान चाप और एक ही व्यास से जो दो टुकड़े में वृत्ताकार प्रदेश बंट जाते हैं तो दो अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। यानी ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है और नीचे वाला भी अर्धवृत्त है। यानी अर्धवृत्त भी समझ गए कि वो अर्धवृत्त कैसे होता है।
आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिज्या खंड क्या होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये एक सर्कल है प्लेन में और ये एक फिक्स पॉइंट है। और अगर हम त्रिज्या खंड बनाने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए, ये वो एक सेंटर है और एक मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि ध्यान रहे किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्याओं की दूरी समान होती है या अचर होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस चीज़ को हम लोग बखूबी याद रखेंगे कि किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ होती हैं, अनंत व्यास होते हैं एवं सभी त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती हैं, या त्रिज्याओं की जो दूरी होती है क्या होती है, केंद्र से अचर होती है, यानी कि नहीं बदलने वाली, कांस्टेंट। यानी ओ से ए तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आप ध्यान दें, आप इस प्रदेश को, यानी जो ग्रीन वाला प्रदेश है, आप इसे क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। तो आइए डेफिनेशन ना याद करें, समझने की कोशिश करें। अगर आप ऑब्जर्व्ड वे में, यानी ध्यानपूर्वक अवलोकित करें, तो आप ये पाएंगे कि किसी वृत्त में दो त्रिज्या, यानी ओ ए एक त्रिज्या और एक ओ बी त्रिज्या, दो त्रिज्या तथा एक चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे ही त्रिज्या खंड कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या के द्वारा जो खंड बन रहा है वृत्त में, उसी को हम त्रिज्या खंड कहेंगे। तो डेफिनेशन कैसे निकलेगा, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाएगा। अब फिर ध्यान दें, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या खंड को कहते हैं सेक्टर इंग्लिश में। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे, सेक्टर भी दो तरह का दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस रेड वाले पार्ट को देखें तो आपको एक चीज़ जरूर अवलोकित हो रहा होगा कि त्रिज्या खंड भी दो तरह का है, एक है लघु और एक है दीर्घ। यानी कि दो त्रिज्याओं और तथा छोटे वाले चाप से जो खंड बनता है उसे लघु त्रिज्या खंड कहेंगे, और दो त्रिज्याओं और बड़े वाले जो चाप से, यानी चाप ये जो बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, इससे जो खंड बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। यानी ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। आसानी से आप समझ गए होंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। यानी ये हो गया सेक्टर, यानी अब इसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीनर सेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे अब, मीनर सेक्टर, और इसको कहेंगे हिंदी में लघु त्रिज्या खंड। आसानी से समझ गए होंगे। और ये चूंकि बड़ा है इसलिए क्या कहेंगे, मेजर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आशा है कि इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग और भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिज्या खंड तो हम समझ लिए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड समझ लिए। अब हमें वृत्तखंड में कोण को समझना है। आइए देखते हैं। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें एक प्लेन में, तो आप समझ पा रहे हैं कि वो एक सेंटर है। तो अब हमें समझना है टॉपिक में कि एंगल ऑफ सेगमेंट, एंगल ऑफ सेगमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवधा का कोण, अवधा का कोण। बहुत ही आसान, ये अक्सर कन्फ्यूजियस एंगल्स होते हैं जो कि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक बार समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ पाएंगे। मैंने एक पॉइंट्स यहाँ पे लिया और एक पॉइंट्स यहाँ पर, ध्यान दें। ये भी एक पॉइंट्स लिया, आप इसे जीवा कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे आप जीवा कहते हैं। एक और मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ यहाँ पे सी, और ये भी मैंने जीवा को यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, यानी दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम है, यानी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि अवधा का कोण कौन सा होगा। अगर हम इसको भी ज्वाइन करा दें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन अवधा का कोण किसे हम कहेंगे उसे समझने की ज़रूरत है। तो अवधा का कोण ये होगा, यानी अगर आप इसे अच्छे से पढ़ें तो सी ए और बी ये अवधा का कोण होगा, और बी सी ए यानी यहाँ वाला कोण अवधा का कोण होगा। यहाँ वाला ही क्यों अवधा का कोण होगा, ये वाला अवधा का कोण क्यों नहीं हुआ? तो आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं,
अगर हम ए बी को, ए सी क्या है, ए सी एक ऐसी जीवा है जो इस कोण के लिए और इस कोण के लिए दोनों के लिए क्या है, बेस यानी कि आधार है। साथ में ध्यान देंगे कि दोनों कोण जो है परिधि पर बन रहे हैं, ये भी परिधि पर बन रहा है और ये भी परिधि पर बन रहा है। बन तो ये भी परिधि पर है, लेकिन ये दोनों कोण इसलिए अवधा के कोण कहलाएंगे क्योंकि इसका बेस जो है एक ही है, और इसका बेस और इसका बेस, अब कहेंगे कि इसका भी बेस एक है तो ये भी अवधा का कोण होगा, तो नहीं, वैसे हम नहीं समझेंगे। बेस जो होना चाहिए एक ही कॉर्ड यानी एक ही जीवा पर होना चाहिए। ये दो अलग अलग जीवा पे बन रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ वाले जीवा पे कॉमन बन रहा है, कॉमन इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ए सी और बी, एंगल ए सी बी कॉमा एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी को कहेंगे अवधा का कोण, यानी अवधा का कोण। आसानी से समझना है कैसे हम कहेंगे इसे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी वृत्त में, यानी दो खंड होते हैं, लघुखंड और वृत्तखंड, तो दीर्घखंड सॉरी, तो ये लघुखंड में दिखाई दे रहा है। तो लघुखंड की जो रेखा होती है यहाँ से, ये जो जीवा हो रही है, और इस भी, और ये दीर्घ ऊपर वाले भाग को दीर्घखंड कहेंगे। तो ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है और ये जो बेस साइड जो है, यानी जिसे आप जीवा कहेंगे, दोनों में कॉमन है, यानी दोनों एक ही पर आधारित है, इसलिए इन दोनों कोण को क्या कहेंगे, अवधा का कोण कहेंगे। यानी अवधा का कोण में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जीवा होनी चाहिए जो दोनों कोण के लिए एक ही हो और वो आधार हो, और दोनों जो हैं परिधि पर एक निश्चित बिंदु से स्पर्श कर रहे हो और उससे एक कोण बन रहा हो, उसी को हम लोग अवधा का कोण कहेंगे। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं और भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर आऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि मेरे वीडियो को आप पसंद कर पाते हैं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है SKB मंटू सर। इस पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन हमेशा समय समय पर मिलता रहेगा। और एक मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके कारण मैं आपके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू अपलोड होगा और आप मुझे देखते रहें और आपका सहयोग मुझे मिलता रहे ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।